दोस्तों नमस्कार। जिस वक्त दुनिया नई विश्व व्यवस्था देखने की परिस्थिति में खुद को खड़ा पा रही हो, ऐसे वक्त में भारत की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, भारत की डिप्लोमेसी या भारत की विदेश नीति क्या कहती है? अंतर्राष्ट्रीय तौर पर समूची दुनिया की नजर इस वक्त यूक्रेन पर है। यूक्रेन के राष्ट्रपति कह रहे हैं सिर्फ 4 दिनों का वक्त है। 4 दिनों के बाद कीव पर भी रूसी सेना का कब्जा होगा। यानी दुनिया के लिए संदेश साफ है, आप हमारी मदद करने के लिए आगे आए, आप हर हाल में रूसी सेना को रोक लें, अन्यथा यूक्रेन का किला आपके लिए ढह चुका होगा। और पुतिन ने अपने तौर पर डीमिलिटराइजेशन जिसका जिक्र किया है, वह भी यूक्रेन की परिस्थितियों के साथ क्या वाकई सिर्फ 4 दिनों की उम्र बची है उसमें? यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें भारत के सामने भी पहली बार शायद सबसे बड़े सवाल खड़े हो चले हैं। यह सवाल सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया के सामने भी हैं और भारत के सामने भी हैं, और खास तौर से तब जब भारत की अपनी पहचान किसी भी गुट के साथ खड़े होने की नहीं रही है। लेकिन आज की तारीख में नॉन अलाइंग मूवमेंट यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन एक ढहती हुई परिस्थिति के साथ खड़ा हुआ है। एक वक्त भारत ने न सिर्फ उसे बनाया था, बल्कि दुनिया के भीतर में जब भी कोई मुश्किल हालात होते थे, दुनिया भारत की तरफ देखती जरूर थी। और याद कीजिए तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब 2 पोल अमेरिका और रूस बने, तो उस वक्त नेहरू, टीटो और नासिर यही 3 शख्स थे जिन्होंने 1955 में बैठक की और तय किया कि वह किसी गुट के साथ शामिल नहीं होंगे, और वहीं से गुट निरपेक्ष आंदोलन निकला। लेकिन 2014-15 में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री को लगा कि दरअसल गुट निरपेक्ष आंदोलन का अब कोई महत्व नहीं है। और इंदिरा गांधी के दौर में भारत जो रशिया के करीब था, वह भी इस दौर में आकर अमेरिका के करीब की परिस्थितियों में आकर खड़ा हो गया। तो क्या यूक्रेन को लेकर रशिया ने जो हमला किया या जो युद्ध की परिस्थिति है, उसमें पहली बार भारत को तय करना है वह किस रास्ते चलेगा? वह रशिया के साथ जाएगा वो या अमेरिका के साथ जाएगा? और दोनों ही परिस्थितियां भारत के सामाजिक, आर्थिक, कूटनीतिक और विदेश नीति को प्रभावित करने की दिशा में बढ़ चुकी है। और इस दौर में भारत खामोश रह नहीं सकता है। खामोशी की परिस्थितियों में अमेरिका कटघरे में खड़ा करेगा, और अगर रूस के साथ भारत खड़ा नहीं होता है और अमेरिका के साथ खड़ा होता है, तो एशिया के भीतर जो चेक एंड बैलेंस की परिस्थिति को भारत के नजरिए से और भारत के आश्रय अमेरिका चाइना को रोकने के लिए देख रहा था, वह भी परिस्थिति बदल जाएगी क्या? इन सारी परिस्थितियों को पलटने के लिए हमें लगता है 4-5 बातों पर आज गौर करने की जरूरत है। नाटो देशों की मजबूरी क्या है? अमेरिका के सामने चुनौती क्या है? रशिया क्यों इस दिशा में बढ़ चला है जहां पर वो हर हालात में अब यूएसएसआर की तर्ज में रूस को मजबूत स्थिति में दुनिया के सामने स्थापित करना चाहता है? और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर क्या इस युद्ध के बाद निकल कर आएगा, जिसमें शायद इस दुनिया के खाद्यान्न का जिक्र हो या एनर्जी का जिक्र हो, या फिर उस टेक्नोलॉजी और सामरिक हथियारों का भी जिक्र हो? वह किसके पास रहेगा? जिस तरफ चीन और रशिया है उसकी तरफ, या फिर अमेरिका या नाटो देशों के हक में रहेगा? और 5वीं स्थिति भारत से जुड़ी है। भारत ऐसे में करेगा क्या? भारत के भीतर सबसे बड़ा सवाल शायद 18,000 छात्रों को लेकर आज की तारीख में खड़ा हो चला है। लेकिन जिस देश के 8 लाख छात्र हर बरस दुनिया के अलग अलग देशों में उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के लिए जाते हो, और उच्च शिक्षा के ऊपर जो उनका अपना खर्चा हो तकरीबन $28 बिलियन का हो, और सिर्फ ट्यूशन फीस के तौर पर $6 बिलियन भारत के छात्र दुनिया की यूनिवर्सिटीज में दे रहे हो, और जो 18,000 छात्र इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं, वह भी लगातार एक ही बात कर रहे हैं, भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करना संभव नहीं, और उसमें भी डॉक्टरी की पढ़ाई करना उनके बस की बात नहीं, क्योंकि बहुत महंगी पढ़ाई है। यूक्रेन की अपनी आर्थिक स्थिति, भारत की अपनी आर्थिक स्थिति पर कैपिटा इनकम के लिहाज से कॉम्पेटिटिवली बहुत बेहतर है। सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त भारत को एक स्टेट्समैन की जरूरत है, और क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक स्टेट्समैन के तौर पर दुनिया के मानचित्र पर भारत की अपनी कूटनीति और अपनी डिप्लोमेसी के आश्रय भारत को उस रूप में स्थापित कर पाएंगे जिस रूप में एक वक्त नेहरू ने स्थापित किया था?
नेहरू के सामने उस वक्त चुनौती थी कि दुनिया में दो अलग अलग पोल की दिशा में जाएं या अपने तरीके से भारत को एक नए तरीके से खड़ा करें। और उसी वक्त युगोस्लाविया के राष्ट्रपति हों या फिर इजिप्ट के राष्ट्रपति और भारत के राष्ट्रपति यानी नेहरू, टीटो और नासिर, तीनों ने मिलकर बैठक की। अप्रैल 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन पे मोहर लगी और 120 देश इसमें शामिल हो गए, यानी यूनाइटेड नेशन के 2/3 देश इसमें शामिल थे। दुनिया की जनसंख्या का 55% हिस्सा इसमें शामिल था। इसीलिए कोई गुटनिरपेक्ष को देशों को इग्नोर नहीं कर सकता था, खारिज नहीं कर सकता था। क्या दोबारा एक ऐसी परिस्थिति भारत के सामने आकर खड़ी हो गई है? क्योंकि भारत के समझौते जो बिजनेस टर्म में हो या सामरिक दृष्टि से हो, अंतरिक्ष के तौर पर हो या परमाणु तरीके से भारत के भीतर में एनर्जी लाने की परिस्थितियों में हो और हथियारों को लेकर भी हो, रशिया से भारत के ताल्लुकात हैं। और अगर लगातार अपने तौर पर प्रतिबंध अमेरिका और नाटो देश लगाने की दिशा में बढ़ रहे हैं तो भारत पर भी प्रतिबंध उस हालात में लग जाएंगे जब वो रशिया के साथ खड़ा होगा या रशिया की आलोचना करने की दिशा में एक प्रस्ताव लेकर अमेरिका सुरक्षा परिषद में लाना चाहता है। और वो आज ही का दिन है जहां पर वो तैयारी कर रहा है कि वह एक प्रस्ताव लेकर आए जिसके जरिए इस बात को सामने रखा जाए कि यूक्रेन से रूसी सेना बाहर चली जाए, क्योंकि यह यूक्रेन की संप्रभुता पर हमला है। तो क्या वाकई भारत उसमें अपने हाथों को उठाएगा, अमेरिका के साथ खड़ा होगा? सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं यूनाइटेड नेशन की। 5 सदस्य जो हैं वो परमानेंट है, जिनके पास वीटो पावर है। जाहिर है अपने खिलाफ किसी भी प्रस्ताव को लाने से रशिया वीटो पावर का प्रयोग करेगा। चाइना रशिया के साथ खड़ा होगा, ज्यादा से ज्यादा वो बायकॉट की स्थिति में आ जाएगा अगर यह प्रस्ताव रखा भी जाता है तो भी। लेकिन 15 देशों में से 13 वोट अमेरिका चाहता है उसके हक में पड़े। भारत के सामने चुनौती है वह किस दिशा में जाए, क्योंकि भारत जिस लिहाज से अमेरिका के करीब ट्रंप के काल में गया, और ट्रंप अपने तौर पर जब याद कीजिए जब उनको चुना जा रहा था उस समय उनके ऊपर जो आरोप वहां पर लगे थे कि पुतिन ने उनको मदद की, यानी रशिया की मदद से वो वहां पर पहुंचे। बड़ी लंबी चौड़ी बहस रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेटिक में उस वक्त हुई थी, आरोप भी लगे थे। तो क्या अब वर्ल्ड पावर एक नई दिशा में खुद को परिभाषित करने जा रहा है? और भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह अपने इर्द गिर्द की परिस्थितियों को देखे या वह यूक्रेन की तर्ज पर अमेरिका का इंतजार करे, जैसे आज की तारीख में यूक्रेन इंतजार कर रहा है। लेकिन उससे पहले 3-4 बातों पर गौर कर लीजिए। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात इसलिए है क्योंकि नाटो देशों के सामने चुनौती सबसे बड़ी क्या आ गई है, यह भी एक बड़ा सवाल है। यूक्रेन रूस के प्रभाव में ना रहे, नाटो इसे चाहते हैं, अच्छी बात है। लेकिन यूक्रेन को सैन्य मदद रूस के सामने बेअसर साबित होगी, क्योंकि रूस अपने तौर पर सामरिक तौर पर इतना ताकतवर है कि नाटो देश जो भी मदद करेंगे वह मदद उनके सामने फीकी ही हो जाएगी। तो वो मदद किस रूप में करें? मदद करेंगे तो यह युद्ध में और तरीके से घी डालने की स्थिति होगी। यानी यूक्रेन रशिया के साथ ना खड़ा हो, हमारे साथ खड़ा हो, लेकिन सैन्य मदद नहीं जा पा रही है। पहला राउंड यह है। दूसरी स्थिति है कि यूरोप के भीतर कोई भी अस्थिरता ना आए, स्टेबिलिटी बरकरार रहे। यूक्रेन और रशिया के इस युद्ध की वजह से इसको लेकर नाटो देश चिंतित है, यानी वह अपने इलाके में युद्ध की साख को फैलने देना नहीं चाहते हैं। चौथी स्थिति है कि यूरोप की जो सामरिक व्यवस्था है उस पर किसी भी तरीके का कोई आघात नहीं आने देना चाहते हैं। पांचवी परिस्थिति है कि सेना भेजेंगे तो महायुद्ध की दिशा में चीजें बढ़ जाएंगी, और ऐसे में आर्थिक और वित्तीय प्रतिबंध जो लगाए जा रहे हैं एकमात्र यही उपाय है। लेकिन आर्थिक और वित्तीय प्रतिबंध का असर रशिया पर नहीं हो रहा है, और रसिया को लेकर, रूस को लेकर जो 2 रूसी बैंक पर प्रतिबंध किया गया, कुछ राजनयिक का जिक्र है, कुछ राजनेताओं का जिक्र है, इसके आगे प्रतिबंध कहां तक बढ़ेगा? रशिया अपने तौर पर, और वह जिस परिस्थिति में चीन को अपने साथ ले रहा, और चीन अपनी स्थितियों को देखकर रूस के साथ खड़ा है, उसमें शायद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इस बात को डिजाइन करता है कि अमेरिका की दादागिरी इस दौर में क्या चल नहीं पा रही है और नहीं चल पाएगी आने वाले वक्त में। एक नए तरीके का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर खड़ा हो रहा है। यह बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आप ध्यान दीजिए तो यूनाइटेड नेशन की बातों को अमेरिका ने भी कम माना है। यह सवाल बार बार खड़ा होता है क्योंकि
एक लंबी फहरिस्त है। जब आप देखना शुरू करेंगे, सर्बिया पर हमला, कोसोवो को अलग करना, अमेरिका ने यह काम किया। लीबिया पर हमला कर वहां की शासन व्यवस्था को उसने बदल डाला, यह काम अमेरिका ने किया। इराक पर जब हमला कर रहा था, यूनाइटेड नेशन की कोई सहमति नहीं थी, लेकिन अमेरिका ने इराक पर हमला किया। सीरिया पर लगातार बमबारी की। ईरान के केमिकल वार को लेकर जिन परिस्थितियों में आया, उसमें यूनाइटेड नेशन को लेकर बहस मुहाइस चल रही थी, लेकिन अमेरिका उसमें कूद गया। यानी ध्यान दीजिए, तो यूक्रेन से भी जो वादा किया गया है और जो बातें हो रही है, उन बातों को लेकर यूक्रेन लगातार फोन की घंटी नाटो देशों में घनघना रहा है, लेकिन सभी खामोश हैं। और वो लगातार कह रहा है सिर्फ 4 दिन, 96 आवर्स, सिर्फ इतने ही बचे हैं। सवाल सबसे बड़ा यह है कि कोल्ड वार खत्म होता है रूस की कमजोर परिस्थिति के साथ, यूएसएसआर के टूटने के साथ। उसके बाद यूनाइटेड नेशन सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो बनाया गया कि दुनिया में कहीं युद्ध ना हो, परिस्थिति अनुकूल रहे, उसकी बातों को भी अमेरिका ने दरकिनार किया और अपने तरीके से वह चीजों को आगे बढ़ाता चला गया। इन परिस्थितियों में यूक्रेन को दुनिया किस दृष्टि से देखे, और क्या यूक्रेन को खिलौना बना दिया गया नाटो के जरिए या अमेरिका ने बनाया? क्योंकि फ्रांस और जर्मनी दोनों लगातार अमेरिका को भी कहते थे कि यूक्रेन से मत खेल कीजिए, उधर रूस खड़ा है और आने वाले वक्त में मुसीबत होगी। इसीलिए पुतिन ने कोई कोताही नहीं बरती फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन से बात करने में, और उन्होंने खुलकर बात की और अपनी परिस्थितियों का भी इजहार किया। यानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही सिर्फ पुतिन ने बात नहीं की, उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति से भी बात की, तुर्की के राष्ट्रपति से भी बात की, फ्रांस के राष्ट्रपति से भी बात की। यूक्रेन अपने तौर पर भारत से जरूर गुहार लगा रहा था कि आप अपने तौर पर, यहां के जो राजदूत हैं उन्होंने जरूर कहा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, भारत के सामने यूक्रेन कोई मायने नहीं रखता है। एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ रूस है। अमेरिका प्रतिबंध लगाएगा तो भारत अगर अमेरिका के साथ खड़ा है तो उस प्रतिबंधों के आश्रय जो भी अमेरिका रूस के साथ जो भी समझौते हुए हैं वो तोड़ने पड़ेंगे, चाहे वो हथियारों की डील हो, चाहे वो अंतरिक्ष क्षेत्र को लेकर डील हो, चाहे वो वैज्ञानिक कार्यों को लेकर डील हो, जो भी डील हो वो तोड़नी पड़ेगी। लेकिन नहीं तोड़ेंगे तो कुछ प्रतिबंध जो नियम कहते हैं 2017 के जो नए नियम अमेरिका ने बनाए हैं, उसमें भारत भी उसकी गिरफ्त में आ जाएगा। और भारत आज की तारीख में अमेरिका द्वारा लगाए गए किसी भी प्रतिबंध का सामना करने की स्थितियों में नहीं है, क्योंकि भारत को पता है कि कितनी बड़ी तादाद में भारत वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ पर निर्भर है, कितना कर्ज में डूबा हुआ है। भारत का जो जीडीपी का कर्ज है वो दुनिया में सबसे ऊपर की दृष्टि से आता है। रशिया का कर्ज तो सिर्फ 18% है। रशिया के पास $650 बिलियन का, वहां पर भी जो विदेशी करेंसी है वो उसके रिजर्व में पड़ी हुई है। अपने तौर पर वह एनर्जी का उत्पादन जिस रूप में करता है, जिस रूप में ऑयल का उत्पादन करता है, और यूक्रेन को जब वह ले लेगा तो चाहे वह आप फूड का जिक्र कीजिए, चाहे ब्रेड का जिक्र कीजिए, चाहे रसोई गैस का जिक्र कीजिए, यानी तमाम चीजों में वह एक नए पावर सेंटर के तौर पर उभर कर आएगा। भारत के पास उसका जवाब नहीं है, अमेरिका के पास भी उसका जवाब नहीं है, लेकिन भारत के सामने चुनौती यह है कि उसे अपने देश की परिस्थितियों को समझना है, और यही सबसे बड़ी चुनौती मौजूदा वक्त में भारत के सामने है। सवाल सिर्फ इतना भर नहीं था कि हम 20,000 बच्चे वहां पर पढ़ रहे थे, उनको युद्ध से पहले कैसे निकाल पाते। 2 ही एयर इंडिया के विमान जा पाए वहां पर, जितने बच्चों को ला पाए, लेकिन यह भी जानकारी हैरत अंगेज है कि जिन बच्चों को लाया जा रहा था उनसे टिकट जो है 3 गुना ज्यादा वसूला जा रहा था। यह कैसी परिस्थिति है और हम किस देश की परिस्थितियों में आने वाले भविष्य को गढ़ रहे हैं, यह भी सवाल जुड़ गया एक झटके में। इसीलिए जिक्र स्टेट्समैन का आज करने की जरूरत है, क्योंकि इसके आगे की परिस्थिति को देखिए तो यूक्रेन अपने तौर पर, जब आप यूक्रेन की परिस्थिति को देखिएगा तो उनके जो भी राष्ट्रपति इससे पहले हुए 6ठे राष्ट्रपति हैं, कोई ना कोई करप्शन, कोई ना कोई वित्तीय घपले घोटाले में फंसे, कुछ जेल भी गए। और यूक्रेन की स्थिति सदा से यह रही कि यूक्रेन बार बार अमेरिका या नाटो देशों के पास यह कहकर जाता रहा कि हम मास्को से दूर हैं। यह एक ऐसी रणनीति है जो पाकिस्तान आपको झटके में याद आ जाएगा। पाकिस्तान बार बार चाइना को यह कहता है कि आप हमारा साथ दीजिए, नहीं तो हम अमेरिका के पास चले जाएंगे। यह रणनीति जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर चलती है, भारत उसमें कहीं शामिल नहीं है, लेकिन भारत क्या अपने तौर पर चूज करने की स्थिति में है
या भारत के लिए बेस्ट स्थिति यही थी जो गुट निरपेक्ष आंदोलन नेहरू के दौर में खड़ा हुआ था उसको जीवित रखता। लेकिन पहली बार 2015 में प्रधानमंत्री मोदी नहीं गए, ये कहते हुए नहीं गए कि अब दुनिया बदल गई है, परिस्थिति बदल गई है, अब उस तरह की स्थिति बची नहीं है, युद्ध होंगे नहीं, फाइनेंशियल एस्पेक्ट देखना है, इकोनॉमी देखनी है। लेकिन देखिए, एक झटके में दुनिया जो लगातार सोचती रही कि युद्ध जो है चाइना और अमेरिका में इसलिए होगा क्योंकि यह बाजार की लड़ाई है, उत्पादन करने और उत्पादित वस्तुओं को बेचने की लड़ाई है, एक झटके में यूक्रेन पर हमले ने दुनिया की उस परिभाषा को खारिज कर दिया। उसने यह भी बताया कि जब दुनिया में मंदी 2008 में आई थी, उसके बाद जिस तरीके से जॉर्जिया पर हमला हो या अमेरिका जिस लिहाज से पूरब की तरफ बढ़ा, नाटो का विस्तार किया, यह उसकी आर्थिक जरूरतें भी थी। लेकिन वही परिस्थिति अब सामरिक दृष्टि से दुनिया के सामने आकर खड़ी हो गई है। यहां पर अगला सवाल यह है कि क्या वाकई यह माना जा सकता है कि यूक्रेन अमेरिका का खिलौना बनकर रूस के खिलाफ लगातार खुद को समर्पित कर रहा था? अगला सवाल यह है कि क्या पुतिन जब सत्ता में आए तो उनके जहन में उस वक्त अमेरिका को लेकर इतनी दुश्मनी का भाव नहीं था जो आज की तारीख में है? क्योंकि उस पीरियड को याद कीजिएगा, जब पुतिन सत्ता में आते हैं तो उन्होंने कोई रोक नहीं लगाई थी कि जो सोवियत संघ से टूटे हुए देश है वो चाहे तो नाटो में शामिल हो जाए। लेकिन एक लंबी परिस्थिति जो नजर आती है, तमाम देशों पर अमेरिका के सेना की, नाटो सेना की मौजूदगी की, उसके बाद पुतिन ने यह तय किया और सीधे तौर पर उन्होंने एक लकीर खींच दी। ये लकीर महत्वपूर्ण थी कि सोवियत संघ से निकला कोई भी देश नाटो से अगर करीब जाता है या उससे बात भी करता है तो रूस ना बात करेगा ना इंतजार करेगा, वो सीधे अटैक करेगा। इसीलिए फ्रांस और जर्मनी अमेरिका को बोलते रहे कि दरअसल आप यूक्रेन को खिलौना मत खेलिए, उनके साथ खेल मत खेलिए, क्योंकि रूस उस तरफ खड़ा हुआ है। और एशिया इस दौर में सबसे महत्वपूर्ण इलाका हो गया है, बिजनेस के लिहाज से भी और सामरिक दृष्टि के लिहाज से भी, और दुनिया भर में जो हथियार बन रहे हैं उसको बेचने के लिहाज से भी सबसे बड़ा बाजार एशिया ही है। इस परिस्थिति के भीतर में भारत के सामने एक नई चुनौती एक और है। क्या वाकई जिस बात का जिक्र राहुल गांधी अपने तौर पर कर गए कि चीन और रशिया नजदीक आ रहे हैं, पाकिस्तान भी उनके नजदीक जा रहा है, क्या इस हमले के बाद और हमले के दिन जिस तरीके से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद रहते हैं, इमरान खान वहां पर मौजूद रहते हैं, चीन और रशिया एक सुर में बात करते हैं, यह नई परिस्थिति भारत को परेशान करने वाली है? क्योंकि अपने तौर पर अमेरिका भारत से बार बार कह रहा है कि आपको अपने तरीके से यह बोलना होगा कि रूसी सेना को वापस जाना होगा। और जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन से जो बातचीत होती है नरेंद्र मोदी की, तो वह युद्ध की परिस्थितियों को समझने की कोशिश करते हैं और पुतिन अपने तौर पर इन्हीं बातों को कहीं ज्यादा खुले तौर पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन को समझा देते हैं। यह एक नई वर्ल्ड व्यवस्था के तहत चीजें डेवलप हो रही हैं। अगला सवाल यह है कि अगर रूस को प्रतिबंध के तहत अलग थलग करने की सोची भी जा रही है तो सवाल यह है कि चीन अगर साथ उसके खड़ा होगा तो एक दृष्टि से देखिए तो चीन के लिए सबसे लाभदायक स्थिति है, जब वो अमेरिका से बिजनेस फील्ड में टक्कर ले चुका है और यूएस की सुरक्षा गारंटी का कोई मतलब नहीं, दुनिया में यह मैसेज लगातार जा रहा है। अगली स्थिति जो निकल कर आती है, अगर इस स्थिति में पुतिन ने जो जिक्र किया था यूक्रेन को लेकर, हम डीमिलिटराइजेशन यानी सैन्य क्षमता खत्म कर देंगे, हम डिनाजीफाई का मतलब था दरअसल नाजी परंपरा को खत्म करना, क्योंकि यह माना जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जर्मनी की सेना को मदद यूक्रेन के एक तबके ने की थी जो नाजियों को मदद के साथ के तौर पर देखी जाती है। उसके कुछ ग्रुप्स क्या अभी भी यूक्रेन में हैं, जिसका जिक्र अपने तौर पर पुतिन ने अपने भाषण में कर दिया कि हम इसीलिए डिनाजीफाई करेंगे। ये सारे सवाल हैं, यानी रूस अपने विरोधी का केंद्र यूक्रेन को नहीं बनने देगा। और नई परिस्थिति में जब खुद राष्ट्रपति यूक्रेन के कह रहे हैं कि सिर्फ 4 दिन बचे हैं कीव पर वो कब्जा कर लेगा, तो इसका मतलब वह उसके साथ खड़ा हो जाएगा, यहां पर रशिया के साथ आ जाएगा। महाशक्ति अपने तौर पर यह माना जाता है कि दुनिया में बैलेंस बना कर रखते हैं और जानते हैं कि किस क्षेत्र में जाना है, किस क्षेत्र में नहीं जाना है। लेकिन यह विश्व मंदी के बाद एक नई परिस्थिति में चीन चुनौती के तौर पर उभर कर आया, जहां पर वो अमेरिका को सामने आकर खड़ा हो गया। 2022 में रशिया भी खड़ा हो गया है। यह एक नई परिस्थिति लगातार बनती चली जा रही है। यहां पर
तीन सवाल और सबसे महत्वपूर्ण है, जो आखिरी बड़े महत्वपूर्ण सवाल है। यूनाइटेड नेशन में जो रूस लगातार अपने तौर पर कह रहा है, या रूस को लेकर जो लोगों ने अपनी बात कही, उसमें हिंसा को खत्म करने का आग्रह कहा गया। लेकिन बाइडेन ने जिन बातों का जिक्र अपने तौर पर कर रहे हैं कि कोई भी देश यूक्रेन के खिलाफ रूस की नग्न आक्रामकता का साथ देता है तो उस पर धब्बा लगेगा। सवाल भारत के सामने सबसे बड़ा चुनौती का यह है कि वो कहां पर खड़ा हो इस दौर में। अगर अमेरिका अग्रेसिव है, और अमेरिका अग्रेसिव होगा क्योंकि उसकी अपनी रणनीति दुनिया में अपने वर्चस्व को चुनौती देने वाले देशों के सामने झुकने की नहीं है। इस परिस्थिति में दुनिया के हर देश को तय भी करना होगा नाटो के साथ खड़े हैं या रशिया के साथ खड़े हैं। लेकिन कुछ देश खामोशी बरत सकते हैं, लेकिन क्या भारत के सामने एक नई परिस्थिति आ गई है जहां उसकी खामोशी मायने नहीं रखेगी? चाहे वो जॉर्जिया का जिक्र हम लोग कर रहे हो, चाहे सर्बिया का जिक्र कर रहे हो, वह परिस्थिति यूक्रेन को लेकर नहीं है, क्योंकि यूक्रेन अंतिम वक्त तक लड़ने को तैयार है। और नाटो के तमाम देशों में फोन भी लगाए जा रहे हैं। उसके तमाम राजदूत जो दुनिया के अलग अलग देशों में है, वहां के हेड ऑफ स्टेट्स से लगातार आग्रह भी कर रहे हैं कि आप हमारा साथ दीजिए, रशिया की फौज को वापस कीजिए। भारत ने अभी तक खामोशी बरती है। इस बीच में अमेरिका के जो विदेश मंत्री है एंटनी ब्लिंकन, और भारत के जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर, इन दोनों के बीच टेलीफोन पर बातचीत भी हुई है। क्या बातचीत हुई बताई नहीं गई, लेकिन कुछ रिपोर्ट जो CNN और BBC के जरिए निकल कर आई, उसमें बहुत साफ तौर पर था कि रूस के खिलाफ सीधी और मजबूत प्रतिक्रिया देने की जरूरत है, जो अमेरिकी विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री से कहा, ताकि तत्काल बिना शर्त युद्ध विराम हो सके। यह अगर अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों के आश्रय भारत की अपनी सिचुएशन को समझे तो भारत के सामने शायद सबसे मुश्किल हालात है, क्योंकि भारत का रशिया से जो पारंपरिक संबंध रहा है और दोनों के बीच जो व्यापार और हथियार के सौदे हुए हैं। पिछले दिसंबर में ही तो पुतिन आए थे भारत में, जहां पर यह समझौता हुआ कि भारत में लगभग 6 लाख क्लशनिकोव असॉल्ट राइफल का उत्पादन भारत में होगा। और भारत ने रूस के साथ जो S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा है, हालांकि रूस ने कहा उस पर कोई रोक नहीं लगेगी, लेकिन दूसरा सवाल है, रोक नहीं लगेगी वह तो ठीक है, लेकिन अमेरिका इस पर क्या सोचेगा कि अगर आप हथियार रशिया से ले रहे हैं और हम आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं, या फिर सिर्फ ये बहलाने और बरगलाने की परिस्थिति में यूक्रेन के साथ एक खेल खेला गया। क्या ऐसी स्थिति आ गई है नाटो देशों की? यह मैसेज भी अमेरिका नहीं चाहेगा कि यह मैसेज चला जाए। नाटो देशों की तादाद 30 है, उसमें लगातार वो आगे बढ़ना चाहता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन देशों की तादाद 120 हुआ करती थी, लेकिन आज की तारीख में उसका मान इसलिए नहीं बच पा रहा है क्योंकि वो तमाम देश अपनी आर्थिक परिस्थितियों की वजह से दुनिया के दूसरे देशों के साथ मिलते चले गए हैं। आखिरी सवाल सबसे बड़ा यही है कि इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में, चाहे अगर आप ध्यान दीजिए, एयर स्पेस का जिक्र हो, कार के प्लांट का जिक्र हो, गैस का जिक्र हो, ऑयल का जिक्र हो, एनर्जी का जिक्र हो, गेहूं के एक्सपोर्ट का जिक्र हो, यहां तक कि कॉर्न भी जो दुनिया भर में होता, 20% यूक्रेन और रशिया मिला दीजिएगा तो यहीं से एक्सपोर्ट होता है, गेहूं भी यहीं से मैक्सिमम एक्सपोर्ट होता है। ये सारी स्थितियों में अपने तौर पर रूस की अपनी इकोनॉमी और रूस की अपनी परिस्थितियां उसको इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में कहीं महाशक्ति के तौर पर स्थापित तो नहीं कर देगी। अमेरिका इसे कतई नहीं चाहेगा, क्योंकि अमेरिका ने शीत युद्ध के बाद खुद को महाशक्ति के तौर पर रखा। आर्थिक परिस्थितियों में चीन ने चैलेंज किया, सामरिक परिस्थितियों में रशिया अब सामने आकर खड़ा है और अपने अपने तरीके से दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। चीन और रशिया आमने सामने खड़े हैं। भारत की परिस्थिति को समझिए तो चीन नेपाल में घुसा है, पाकिस्तान में पहले से घुसा हुआ है, बांग्लादेश में घुसा है, मालदीव में घुसा है, श्रीलंका में घुसा है, यानी सार्क देशों के इर्द गिर्द भी चीन वन बेल्ट वन रोड के तहत घुस चुका है। और यहां पर जब प्रतिबंध लगेंगे तो बहुत जरूरत रशिया को चाइना की ही पड़ेगी, और चाइना और दोनों आपस में जो संवाद करेंगे वो एशिया के भीतर इम्बैलेंस की सिचुएशन में भारत क्या अमेरिका को देखे या नई परिस्थितियों में खुद को डेवलप करे। सबसे बड़ी चुनौती मौजूदा वक्त में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने यही है, और यह वक्त उनके अपने स्टेटमेंटशिप दिखाने का है, उस विजन को बताने का है जिस विजन के आश्रय दुनिया समझ सके कि भारत की महत्ता क्या है। यही परीक्षा इस देश के सामने भी है और दुनिया के सामने बदलती हुई तस्वीर में शायद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। आंख मूंदने से काम नहीं चलेगा, और इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में कौन
महाशक्ति के तौर पर उभरेगा, वह भी शायद आने वाले वक्त में उभर कर सामने आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।